हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 और 2 अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था किस तरह से 1947 से पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, सारी एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट कर दिया था। वो सब हमने 1947 से पहले की कहानी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने 1950 से 1990 के अंदर पढ़ा था कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसा हुआ, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट हुई, कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का करा, एग्रीकल्चर को और अच्छा कैसे करा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसका मतलब ये है कि न्यू पॉलिसीज कैसे इंट्रोड्यूस करी गई। यानी 1950 से 1990 के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए। जब उसके अंदर हम क्या लाने लगे, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। इकोनॉमी के अंदर हम कुछ चेंजेस लाने लग गए 1991 से रिलेटेड। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या चीज है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बच्चा क्या चीज होता है, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट इज 1991 को हम रिफॉर्म्स के अंदर पॉलिसीज कह सकते हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं। अब इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स यानी चेंजेस 1991 के अंदर क्या आए हैं, क्या पॉलिसी बनाई है, न्यू पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट करी है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई। यानी 1950 से 1990 के अंदर जो हमने पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी, जो 1991 के अंदर इसको दोबारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या चीज रखा गया है, 1991 ईयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस था, लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबलाइजेशन टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना। अब पहले के टाइम में क्या था, गवर्नमेंट ने एक्सेसिव कंट्रोल कर रखा था इंडस्ट्रीज पे भी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी। अब क्या चीज हुआ, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंप्लीमेंट हुई उसमें लिबरलाइज कर दिया गया कि भाई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री में खूब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। सेकंड है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या चीज है, पहले के टाइम में पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा थी, उनको ही सारा हक दिया गया था कि इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट करे, वही इंडस्ट्रीज को देख रहे थे। अब क्या चीज हुआ, 1991 के अंदर पब्लिक एंटरप्राइजेस से किस में कन्वर्ट कर दी गई, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में। एंड थर्ड में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री ट्रेड करना, यानी फ्री बिजनेस करना आउटसाइड वर्ल्ड, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं भी करना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी टू दी अनदर इकोनॉमी, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग का मतलब है फ्रीली बिजनेस करना एक जगह से दूसरी जगह, या फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी और कंट्री में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 1991 के अंदर सारी पॉलिसी न्यू आई है। अब क्या चीज है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू ऑल दोज मेजर्स विच एम्स एट रेंडरिंग द इकोनॉमी मोर एफिशिएंट। अब इकोनॉमी के अंदर चेंजेस क्या आए, क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई, कुछ मेजर्स स्टेप्स लिए गए जिसके अंदर इकोनॉमी को और अच्छा बनाया गया, एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव बनाया गया, कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ फॉरेन कंट्रीज वगैरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया गया, कैसे, थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी आर द मेन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स, जो चेंजेस लाए गए वो थ्रू किसकी पॉलिसी के लाए गए, एलपीजी, जिसको 3 एलिमेंट कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए अब रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है बच्चा, रीजंस क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लाने के लिए क्या रीजन है। इसका मतलब ये है 1950 से 1990 में कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी पॉलिसी में जो हमको चेंजेस लाने पड़े, तो उसके रीजन क्या है, पहला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, दूसरा है डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फिर फोर्थ है हमारा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिफ्थ है हमारा ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, और सिक्स्थ है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं बच्चा। फिर
देखिए अब हम डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस द वेरियस रीजन व्हिच अराउज द नीड फॉर मेकिंग मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री। हम ऐसे रीजन देखते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस लाने की कंट्री में क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इतनी जरूरत पड़ी कि हम इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लाए। कुछ तो कमियां रही होगी ना 1951 से 1990 में। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब क्या चीज थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था उसके अंदर वो सक्सेस नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत रही होगी। चलिए पढ़ते हैं। इन दी 40 ईयर्स 1950 से 1990 में पब्लिक सेक्टर वाज असाइन्ड एन इंपॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इनको एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करें। हाउएवर except for few public enterprises the overall performance was very disappointing। कुछ enterprises के अलावा बाकी सबका performance पूरा disappointing था, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है बच्चा, करप्शन होने के कारण बहुत ज्यादा लोग अपने बारे में सोचते थे, तो गवर्नमेंट अपने बारे में सोचती थी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। कंसिडरिंग द ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय अ गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसके कारण इन इंडस्ट्रीज के अंदर, इन एंटरप्राइजेस के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेज हुए बच्चा। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मेकिंग नेसेसरी रिफॉर्म्स, इसलिए गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में नीड हुई कि नेसेसरी रिफॉर्म्स, नेसेसरी चेंजेस लेके आए, न्यू पॉलिसी बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ताकि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर हट जाए। और इसको एक टाइम पे आने के बाद कन्वर्ट कर दिया गया था प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर हो गई थी, जिससे कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक गया था। और 40 इयर्स में कुछ ना कुछ दिक्कत होने के कारण, जो कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू आई है, करप्शन बहुत ज्यादा था, तो लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट की तो सोचते नहीं थे, अपने बारे में सोचते थे, तो जिस कारण से ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग थे और ह्यूज लॉसेस हमारी कंट्री को हुआ था। ठीक है, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को तो सोच ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले डेफिशिएंट का मतलब होता है लॉसेस, कमी। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है मैम? भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होता है? एक रिटर्न रिकॉर्ड, कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हुआ है, उसको बच्चा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका मैक्रो के अंदर पूरा चैप्टर है। ठीक है, अभी मैंने आपको इतना बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हुआ है। लेकिन अगर हम डेफिसिट के बारे में कह रहे हैं, तो यानी हमारी कंट्री में उस टाइम में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं। ठीक है, हम कर्ज में हुए हैं, तो लॉसेस हुए हैं, तो उसमें देखो डेफिशिएंट इन बीओपी अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सीड्स फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। बेटा ये बात क्या चीज बोल रहे हैं, हमारे को इंपोर्ट की पेमेंट ज्यादा करनी है और एक्सपोर्ट हमारे कम है, यानी हमारी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज कम जा रहे हैं और उनकी कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा मंगा रहे हैं, जिसकी पेमेंट हमें करनी है, तो हम कहीं ना कहीं डेफिसिट में है। ठीक है, लॉस में है। इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ एंड फिक्सिंग कोटाज देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट। देखिए बच्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाहर के सामान मंगवाने से, इंपोर्ट मंगवाने से हैवी टैक्सेस भी लगाए गए, कोटाज लिमिट भी लगा दीजिए कि इतना सामान ही ला सकते हैं। देयर वॉज अ शार्प राइज, तब भी बाहर की कंट्री से ही सामान मंगाया जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड देयर वॉज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ड्यू टू द लो क्वालिटी। अब बाहर की कंट्री से सामान क्यों मंगाया जा रहा था, इंपोर्ट क्यों करवाया जा रहा था? बाहर की कंट्री बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना रही थी इंडिया के मुकाबले, तो हमारे इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कम थे, उसके स्लो ग्रोथ थी क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत कम थी, एंड हाई प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इन दी इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया के गुड्स की प्राइस जनरली हाई थी एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट कम था और उनका इंपोर्ट ज्यादा था, और क्वालिटी ऑफ गुड्स भी उनके प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छी थी। तो जिस कारण से हमारा इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होने के कारण हमारी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्री से करा रही थी, एक्सपोर्ट कम था, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था? डेफिशिएट, हम लॉस में चल रहे थे। ठीक है बच्चा, हमारी कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, अनफेवरेबल थी, क्योंकि हमारी कंट्री कहीं ना कहीं डेफिशिएट में थी, लॉस में थी। ठीक है बच्चा, तो स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट इसलिए था, हमारी कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज महंगा था, प्राइस हाई थे, क्वालिटी कम थे। ठीक है, टैरिफ लगाने के बाद भी कि कोई बाहर से इंपोर्ट ना करवाए, कोटाज लगाने के बाद भी लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री के, इंडिया के लोग बाहर से क्या करा रहे थे? इंपोर्ट। नेक्स्ट था इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब होता है महंगाई। देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स होता है बहुत रोज की कंजप्शन के लिए जो जरूरी होते हैं गुड्स, तो ये बात बोल रहे हैं उनकी शॉर्टेज थी
और ज्यादा से ज्यादा गुड्स के प्राइस बहुत हाई लेवल था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था लोगों के ऊपर, तो जिस कारण से इस पॉलिसी को लाया गया 1991 में, जो 1950 से 90 में नहीं हो सकती। उस दौरान बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट लगातार राइज था, जनरल प्राइस लेवल था इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का, और बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी असेंशियल गुड्स के लिए, ठीक है, जो नेसेसरी गुड्स जिनको बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट है आपका फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे होगा? जब हमारी कंट्री से कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करवाएगा तो हमारी कंट्री में डॉलर्स कहां से आएंगे, ठीक है। अगर हमारी कंट्री से लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स कराते, गुड्स एंड सर्विसेज लेते, तो हमारी कंट्री के अंदर डॉलर आते, लेकिन अभी तो हमारी कंट्री की रुपीज ही दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, और ये क्या चीज था? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा बच्चा, एक चीज और सुनिए, हमारी कंट्री के अंदर डॉलर नहीं आ रहे थे, उसका कारण तो मैंने आपको बता दिया, लो क्वालिटी थी, ठीक है, प्राइस जनरली हाई थे गुड्स एंड सर्विसेज के। लेकिन अगर याद रखिए, जिस कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व ज्यादा होता है उस कंट्री को बताया जाता है वो बहुत अच्छे लेवल पर है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर तो डॉलर ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरेन एक्स और एफएक्स रिजर्व, ठीक है। रिजर्व की फॉर्म में हमारे पास डॉलर थे ही नहीं। आर एक्सटर्नल एसेट्स लाइक कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक्सेट्रा, held by the central bank for direct financing of external payment imbalances। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये बात बोल रहे हैं फॉरेन रिजर्व अगर अपनी कंट्री के पास हो, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग की राइट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जो किसके पास रहता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिसके तौर पे वो फाइनेंस करती है, एक्सटर्नल पेमेंट इम्बैलेंस सही करती है, ठीक है। एक्सटर्नल पेमेंट बाहर की पेमेंट भी देती है, इम्बैलेंस ठीक करती है। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोएस्ट। 1991 में याद रखिएगा फॉरेन रिजर्व बिल्कुल कम आ गए थे, एंड इट लीड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस हो गए थे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू द लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट। इस कदर वो डिक्लाइन हो गए थे बच्चा, जो कि क्या चीज बोल रहे हैं? दैट वाज नॉट एडिक्वेट इन आवर कंट्री टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स। अब क्या चीज करने लग गए थे? टू फाइनेंस इंपोर्ट, इंपोर्ट करा जा रहा था, लेकिन किस चीज के लिए? फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स से ज्यादा के लिए नहीं, ठीक है। अब टू पे इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स, टू पे द इंटरेस्ट। अब हमारी कंट्री कदर कर्जे में आ गई थी, हमें क्या चीज करना पड़ा? दैट नीड्स टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर, जो इंटरनेशनल से लोन बोरो करा हुआ, पैसे बोरो करे हुए, उसका इंटरेस्ट पे करना था। That needs to be paid to the international lender। इस तरह से कर्जे में क्राइसिस में आ गई थी। Moreover, no country of international funder was willing to lend to India। अब ना तो इंटरनेशनल लेवल फंड देने को तैयार था, ना लोन देने को तैयार था। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, एक टाइम के बाद बच्चा क्या चीज कर दी थी, यहाँ से इंपोर्ट भी बंद करवा दिए थे, ठीक है। अब क्या चीज करवा दिया था? कोटाज लगा दिया था, तो जिसके कारण ना तो इंपोर्ट हो रहा था ना, ठीक है, कोटाज पे भी कि इतना गुड्स एंड सर्विसेज मंगा सकते हैं, ना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, तो जिसके कारण कोई भी इंटरनेशनल फंडर पैसा लगाने के लिए इंडिया में तैयार नहीं हो रहा था, और जितना भी इंटरनेशनल लेंडर ने पैसा दिया था उसका इंटरेस्ट भी पे करना था। क्राइसिस में इंडिया बहुत ज्यादा आ गया था, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा डाउन पे आ गया था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है बच्चा। अब है आपका ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कर्जा आ गया था, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर। गवर्नमेंट का खर्चा तो बहुत ज्यादा आ गया था, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत कम था। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। गवर्नमेंट की इस कदर से हालत हो गई थी, उनको पैसा बोरो करना पड़ रहा था। कहां से? बैंक से, पब्लिक एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल लेवल से लोन वगैरह लेना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लॉस हो गया था किसके अंदर? हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में, ठीक है, क्योंकि प्राइस हाई थे, इन्होंने इंपोर्ट भी बंद कर दिया था, कोटास भी बंद कर दिए थे, तो कौन पैसा लगाता? कोई पैसा भी नहीं लगाने को तैयार था इंटरनेशनल लेवल पे, पैसा भी देने के लिए मना कर दिया था। तो अब इस कदर हालत आ गई थी, किस चीज में फंस गए थे? उधार में, डेब्ट्स में। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हो गया था और प्रॉफिट कुछ था ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने एक टाइम पे पैसा बोरो करना स्टार्ट करा बैंक से, पब्लिक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अब है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। कोई मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं था पब्लिक सेक्टर का। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को सही तरह से मैनेजमेंट ही नहीं करा गया, मैनेज ही नहीं करा गया। कहीं ना कहीं हर चीज इनएफिशिएंट थी, सही तरीके से नहीं थी। पहला, द गवर्नमेंट हैड टू जनरेट सरप्लस रेवेन्यू टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। उस टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था,
पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा था। हाउएवर देयर वाज नो एडिशनल रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू नहीं था ड्यू टू कंटिन्यूअस स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट हैड टू जनरेट सरप्लस रेवेन्यू, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत थी जिससे उसको चैलेंज को मीट करना था। और वो चैलेंज कौन से थे हमारे इंडिया के अंदर? बेरोजगारी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन का बढ़ना। देयर वाज नो एडिशनल रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू नहीं था कि कंटिन्यूस स्पेंड करा जाए किस चीज पे? डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट। हाउएवर गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्सेज से तो कुछ भी रेवेन्यू नहीं कमा पा रहा था, सच एज टैक्सेशन हो गया, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू था। अब गवर्नमेंट इनसे ही नहीं कुछ पैसा कमा पा रहा था तो क्या करता? वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और ज्यादा फैली जा रही थी। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड। अब गवर्नमेंट पे कर्जा, एक्सपेंडिचर, खर्चा इतना हो गया था, रेवेन्यू से ज्यादा हो गया था, बाय सच अ लार्ज मार्जिन दैट इट बिकम्स अनसस्टेनेबल। इतना ज्यादा हो गया था जो सरवाइव करना भी पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा क्या हो गया था? बुरा हाल हो गया था। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू अब गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज्यादा एक्सीड हो गया था और क्या चीज था? रेवेन्यू कुछ था ही नहीं। तो बाय सच लार्ज मार्जिन इट बिकम्स अनसस्टेनेबल, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये रीजन अच्छे से समझ आए हो। इन रीजंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे इंडिया के अंदर। अच्छी तरीके से रीड आउट करिएगा, नोट्स बनाइएगा एंड देन लर्न करिएगा। इंडियन इकोनॉमी को लिख करके लर्न करेंगे, नहीं तो आपको याद नहीं होगी, बार बार भूलते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चीज है बच्चा? एनईपी पॉलिसी भी बोलते हैं। अनाउंस करी गई थी जुलाई 1991, याद रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन। जुलाई 99 में बनी गई थी, 1991 में। इट कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, न्यू पॉलिसी आई, रूल्स एंड रेगुलेशन आए। मेन एम क्या था इस पॉलिसी का? वॉज टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। इस पॉलिसी का मेन एम ये था कि हम अपने इंडिया को कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाए, इकोनॉमी को, हम अपने इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाए, कॉम्पिटिशन करे दूसरी कंट्री के साथ। एंड रिमूव्स द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। अब इस बैरियर को, इस रुकावटों को, इस हिंड्रेंस को हटा दें कि फर्म्स की ग्रोथ को इतना ही रखना चाहिए, एंट्री इतनी होनी चाहिए, एक्सेसिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, सबको हटा करके 1991 में की पॉलिसी जो आई थी उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, बदलाव आए, रूल्स एंड रेगुलेशन नए बनाए गए, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करा गया ताकि हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो। अब एक बात याद रखिएगा, हमारे कंट्री के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो तरह के मेजर्स हैं, एक है स्टेबलाइजेशन मेजर, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। अब अगर स्टेबलाइजेशन मेजर को बोलें तो बेटा याद रखिएगा शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर लॉन्ग टर्म मेजर होते हैं। इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दे रेफर्स टू शॉर्ट टर्म मेजर जिसका मेन एम क्या था, ध्यान से सुनिएगा, करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वीकनेस क्या है? डेफिसिट ज्यादा से ज्यादा होगा, कर्जा ज्यादा से ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा, उसको ठीक करना बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वो सही कैसे होगा? जब ज्यादा मात्रा में आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर्स को रिजर्व करके अपने पास रखो। अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिजर्व होगा तो हमारी कंट्री के लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जिस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा उस कंट्री की जीडीपी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी। तो फॉरेन रिजर्व होने का मतलब ये है अपनी कंट्री बहुत अच्छी चल रही है। तो करेक्ट कैसे करेंगे वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हम चेक करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर और फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब भाई महंगाई को पहले कंट्रोल करो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकें। कीपिंग द प्राइस राइज अंडर द कंट्रोल। इस पॉलिसी का मेन एम क्या था? शॉर्ट टर्म मेजर ये था कि पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को सही करो, मेंटेन करो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोल करो इन्फ्लेशन, प्राइस को सही तरह से करो, अंडर द कंट्रोल लेके आओ। अब आओ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, भाई लॉन्ग टर्म मेजर है जो लॉन्ग पीरियड के लिए सोचा जाए, विच एम्स एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता को इंप्रूव करो और अच्छा करो, ठीक है बच्चा, कि अपने इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव करो लोगों की। सेकंड, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्या चीज है? इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन करो भाई ज्यादा से ज्यादा, बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। रिजिडिटीज पुराने ट्रेडिशन,
ओल्ड ट्रेडिशन को हटाओ और इंक्रीज करो इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, पुराने ख्यालों में ना जीते हुए इंटरनेशनल कंपटीशन ज्यादा हाई करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कंपटीशन करो, एफिशिएंसी इंक्रीज करो। वो क्या था? लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को ठीक करो, ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो प्राइस सही करके। और लॉन्ग टर्म मेजर्स के अंदर क्या करो? एफिशिएंसी इंप्रूव करो, ठीक है बच्चा, और इसके अंदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लेकर के आओ। आई होप अच्छे से समझ आ रहा हो। फिर उसके बाद है आपका मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगी। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज व्हिच फॉल अंडर द थ्री हेड। अगर कोई भी बोले मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, तो बच्चा गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी थी अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज जो थ्री हेड के अंडर आती है। वो क्या है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको एलपीजी भी बोलते हैं, आर दी सपोर्टिंग पिलर। ये बहुत सपोर्टिंग पिलर है हमारी कंट्री के लिए, ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ आर गवर्नमेंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, इरेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड सिंस 1991। एलपीजी पॉलिसी आर दी सपोर्टिंग पिलर जिसपे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई। स्ट्रक्चर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बनाया गया, जिसपे हमारी गवर्नमेंट हैज बीन इरेक्टेड और इम्प्लीमेंटेड सिंस 1991। इस पे ध्यान दिया था सबने। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे कब बनी थी? 1991 में। अब इस पॉलिसी में क्या हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस लेकर के आए 91 में, आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर बच्चा देखो क्या रिप्लेस करा गया? LQP को रिप्लेस करा गया किसकी जगह? LPG की जगह, ठीक है, LPG की जगह रिप्लेस करा गया। कैसे? इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, क्या प्रोवाइड कर दिया गया? लिबरलाइजेशन, ठीक है। इन प्लेस ऑफ कोटास डेट इज Q, क्या ला दिया गया? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, P। इन केस ऑफ परमिट्स डेट इज परमिशन, ठीक है, इसकी जगह क्या ला दिया गया? ग्लोबलाइजेशन। अब मैं आपको मतलब बताती हूँ। पहले कभी भी ये हम पढ़ेंगे एल वाले में, लिबरलाइजेशन में। पहले इंडस्ट्रीज और बिजनेस करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, ठीक है, अननेसेसरी कंट्रोल, लाइसेंस, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री बहुत पिछड़ी हुई थी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं थी। अब लाइसेंसिंग को हटा के 1991 की पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जो है, उसकी जगह क्या ला दिया गया? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या चीज हो गया? फ्रीली कोई सा भी बिजनेस कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जैसे अल्कोहल हो गई, मेडिसिन इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। उसके अलावा अब फ्रीली कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उससे उनको फ्री कर दिया गया। कोटास फॉर इंडस्ट्रीज, अब पहले कोटास लगा दिया है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है, ठीक है, एक जगह से कितना गुड्स एंड सर्विसेज भेजना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब अननेसेसरी कोटास को हटा के प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, कितना मर्जी भी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो। मेन एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन लेकर के आए तो जिससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। अब आ गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसको हम परमिट बोलते थे। अब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी फ्रॉम अदर इकोनॉमी, यानी क्या चीज है? ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करे, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे, ताकि फॉरेन कंपटीशन भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज भी इंडिया के बाहर की कंट्री में जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है बच्चा। तो एलपीजी इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई 1991 में, जिसको बोला गया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 के अंदर क्या डिस्क्राइब करा गया है? एलपीजी in place of the policy of LQP, licensing, quotas, permission की जगह liberalization, privatization, globalization आया for the growth and development of the country, जो कब नहीं हो रही थी? 1950 से 1990 के पीरियड में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब इसकी डिटेल्ड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, फिर लर्न करना, लिख करके देखना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।